Good morning to all of you. Sit down, guys. Thank you, sir. चलिए, लास्ट क्लास में जो हम लोग पढ़ रहे थे वो था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ना 10th क्लास के लिए भी इम्पोर्टेंट है और 12th के लिए भी इम्पोर्टेंट है। 10th क्लास में भी सेम टॉपिक है बायोलॉजी में पढ़ने के लिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंड 12th में भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से 12th क्लास में भी क्वेश्चन आंसर अराइज होता है, पूछता है। तो 10th क्लास और 12th क्लास दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने आपको बोर्ड पे इसका कुछ पॉइंट्स लिख रखा है, मैं आपको समझाऊंगा। अगर आपका माइंड कंसंट्रेट होगा तो आप अच्छे से समझ जाओगे। सो माइंड कंसंट्रेट करके समझिएगा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, तो सीधा जान लीजिए इसका कि ऐसा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ऐसा सिस्टम जो मेल के बॉडी में पाया जाए। ओके, किसके बॉडी में पाया जाएगा? तो ये मेल के बॉडी में पाया जाएगा। कैसा होगा? तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। अब सिस्टम किसको कहते हैं? तो बहुत सारे ऑर्गन्स मिल करके जो है सिस्टम का निर्माण करते हैं। सिस्टम के लिए बहुत सारे ऑर्गन्स जो है पार्टिसिपेट करते हैं। किसी एक ऑर्गन से जो है सिस्टम का निर्माण नहीं होता है, बल्कि बहुत सारे ऑर्गन्स मिल करके सिस्टम बनाते हैं। तो इसमें निश्चित रूप से रिप्रोडक्शन का बात होता होगा। इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होगा? रिप्रोडक्शन की बातें होती होगी। तो हम लोग जानते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है एक्चुअली। मेल बॉडी में पाया जाने वाला वह सभी ऑर्गन्स, मेल बॉडी में पाया जाने वाला वह सभी ऑर्गन्स जो मेल गैमिट हो गया आपका स्पर्म के फॉर्मेशन, कलेक्शन एवं सिक्रेशन में हेल्प करता है। अब फॉर्मेशन मीन्स क्या होता है? फॉर्मेशन मीन्स होता है निर्माण करना, यानी स्पर्म के निर्माण में जो मदद करेगा, स्पर्म के कलेक्शन में जो मदद करेगा, कलेक्शन मतलब संचय करना, जो एक जगह जमा करना, और सिक्रेशन उसको निकलने में जो मदद करेगा, वो टोटल ऑर्गन्स एक साथ कहलाएगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक बार फिर से समझते हैं कि इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत वो सभी आएगा जो मेल गैमिट का फॉर्मेशन करेगा, कलेक्शन करेगा और सिक्रेशन करेगा। तीन चीज। फॉर्मेशन मतलब निर्माण करना, मेल गैमिट का निर्माण कहाँ से होगा? कहीं ना कहीं बॉडी के पार्ट से होता होगा ना, मेल के किसी न किसी बॉडी के पार्ट से होता है। तो गैमिट का जो निर्माण होता है, जो स्पर्म का निर्माण होता है, ऑब्वियसली आप लोग जानते हैं टेस्टिस से होता है। तो टेस्टिस वगैरह सब कुछ इसमें इंक्लूड होगा। फिर इसका जब निर्माण होगा तो निश्चित रूप से निर्माण हुआ और तुरंत निकल गया, ऐसी बात नहीं ना होती है। अगर स्पर्म का निर्माण हुआ तो उसका बॉडी में कलेक्शन होता है, पहले वो मैच्योर होता है। मैच्योर होने के बाद जो है तब जाके रिलीज होता है। तो निर्माण होगा, फॉर्मेशन होगा, उसका कलेक्शन होगा और उसके बाद उसका सिक्रेशन होगा। ये बॉडी का सभी पार्ट जो इस तीनों का काम करे, निर्माण करे, कलेक्शन करे और सिक्रेशन करे मेल गैमिट का, ये कहलाएगा आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत आता है। दैट्स क्लियर कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है। अगर आपको कोई पूछेगा तो आप इजी वे में बता दोगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत वो सभी ऑर्गन्स आते हैं जो मेल गैमिट का निर्माण करता है, मेल गैमिट का कलेक्शन करता है और मेल गैमिट का सिक्रेशन करता है। एकदम क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो कहाँ पाया जाता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको मेल बॉडी के आउटसाइड में पाया जाता है। आउटसाइड और इनसाइड। इनसाइड मतलब बॉडी के अंदर और आउटसाइड अगर बोलेंगे तो बॉडी के बाहर। तो एकदम लिखे हुए हैं हम आपको कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बॉडी के आउटसाइड में पाया जाता है। और आउटसाइड में कहाँ? पेल्विक रीजन में लोकेटेड होता है। पेल्विक रीजन किसको कहते हैं? तो पेल्विक रीजन के बारे में हम आपको कल के क्लास में बताए थे कि पेल्विक रीजन आपको नेवल जो होता है, नाभि जो होता है, या एब्डोमेन कर लीजिए, पेट, एब्डोमेन, ठीक है, उसके नीचे जो स्थित होगा तो वो पेल्विक रीजन कहलाएगा। आपके पेट के नीचे स्थित होता है। कौन? तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूछेगा एग्जाम में आपको कि कहाँ पे स्थित होता है, तो आपको बताना है पेल्विक रीजन में स्थित होता है। ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बॉडी के आउटसाइड में यानी पेल्विक रीजन में लोकेटेड होता है। ये आपको देख लेना है। इसको कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है। इवन आपका जो नीट का एग्जाम होता है उसमें भी पूछता है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ लोकेटेड होता है। तो आपको बताना है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पेल्विक रीजन में लोकेटेड होता है। अब हम लोग समझेंगे पार्ट्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अच्छे से समझिए, ये जो हम लिखा है बहुत डिटेल से और बहुत अच्छे से लिखा है, जो आपको बहुत सारे बुक्स में नहीं मिलेगा। अच्छा कलेक्शन जो है हम आपको दे हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो कुछ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको जो होगा
वो एक्सटर्नल पार्ट में मिलेगा, यानी बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट में मिलेगा कुछ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अभी हम एग्जांपल के साथ समझा देंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे आपका स्क्रोटम को स्क्रोटल सेक भी कहते हैं, ठीक है। टेस्टिकल्स और एक साथ हो गया दोनों टेस्टिकल्स, तो टेस्टिस हो गया, और पेनिस, ये तीनों चीज जो है आपको कहाँ मिलेगा, बॉडी के बाहर स्थित होता है। पेनिस कहाँ होता है, बॉडी के अंदर की बॉडी के बाहर, ऑब्वियसली बॉडी के बाहर पेनिस होता है, ठीक है। इसके बाद टेस्टिस भी कल हम लोग देखे थे कि कल की क्लास में कि कैसे बॉडी के बाहर स्थित था। अभी भी देख लीजिए, ये टेस्टिस कहाँ होगा, बॉडी के बाहर स्थित होता है। पेनिस इसको कहते हैं, पेनिस जो डायग्राम में दिख रहा है ये भी बॉडी के बाहर होता है, बॉडी के अंदर नहीं होता है। टेस्टिस भी बॉडी के बाहर होता है। और स्क्रोटम स्क्रोटल सेक जो होता है, यही इसी के चारों बगल का स्क्रोटम या स्क्रोटल सेक, ये भी बॉडी के बाहर स्थित रहता है। ये तो कुछ ऐसा पार्ट हो गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो एक्सटर्नल पार्ट होगा। लेकिन वहीं पे कुछ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ऐसा भी पार्ट होगा जो बॉडी के अंदर स्थित होगा। जो कहाँ स्थित होगा, बॉडी के अंदर स्थित होगा। एग्जाम्पल में देख लीजिए, वास डिफरेंस, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा, ईटीसी को ईटीसी मतलब और भी कुछ है पार्ट जो आपको बॉडी के अंदर स्थित होता है, बॉडी के बाहर ये स्थित नहीं होता है। तो हम लिखाएं आपको कि कुछ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट में स्थित होता है। एक्सटर्नल पार्ट में आपको पूछ देगा कौन कौन है, बताइए, तो आपको बताना है स्क्रोटम है, इसको स्क्रोटल सेक भी कहते हैं, टेस्टिकल्स है जिसको टेस्टिस कहेंगे एक साथ, और पेनिस है, ये सब बॉडी के बाहर स्थित होगा। वहीं पे कुछ रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है आपको बॉडी के इंटरनल पार्ट में स्थित होता है। एग्जाम्पल है आपका वास डिफरेंस, प्रोस्टेट और यूरेथ्रा, ये सब जो है बॉडी के अंदर स्थित होता है। तो कुल मिला के अगर हम देखा जाए, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है कि द मेल, अब ये पॉइंट को अच्छे से समझिए, ये लिखा है आपको कि द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअल फंक्शन एज वेल एज यूरिनेशन। यानी कि सेक्सुअल फंक्शन में तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भाग लेता ही लेता है, सेक्सुअल फंक्शन तो कहता ही कहता है, और साथ साथ यूरिनेशन यानी कि मूत्र का विसर्जन, यूरिन का त्याग करना भी इसी के माध्यम से होता है। उसके लिए कोई खास अंग अलग से बॉडी में नहीं होता है। लेकिन फीमेल के बॉडी में यूरिन का विसर्जन अलग अंग के द्वारा होता है, अलग कह लीजिए, उसका अलग ऑर्गन होता है, और रिप्रोडक्शन के लिए अलग ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो फीमेल में अलग अलग होता है, लेकिन वहीं पे मेल में एक ही पेनिस आपको क्या करेगा, यूरिन का भी जो है आपको सिक्रेशन करेगा, यूरिन भी निकालेगा, और साथ साथ सेक्सुअल फंक्शन में भी पार्टिसिपेट करेगा। तो पेनिस के द्वारा आप देख रहे हैं कि सेक्सुअल फंक्शन भी हो रहा है और साथ साथ यूरिनेशन भी हो रहा है, यानी कि एक ही पोर होगा, एक ही छिद्र होगा जहां पे आपको यूरिन भी निकलेगा, और उसी छिद्र उसी पोर से आपको स्पर्म या सीमेन कह लीजिए, सीमेन भी निकलेगा। तो इसीलिए हम लिखा है आपको कि द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअल फंक्शन एज वेल एज यूरिनेशन। सेक्सुअल फंक्शन में तो पार्टिसिपेट करता ही करता है, और साथ साथ यूरिनेशन में भी वही अंग पार्टिसिपेट करता है। तो मेल के बॉडी में कोई अलग अंग दोनों चीज के लिए, दोनों काम के लिए, सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने के लिए या सेक्सुअल फंक्शन के लिए और यूरिनेशन के लिए अलग अलग नहीं होता है, एक ही ऑर्गन के द्वारा दोनों काम होता है। एकदम समझ में आया आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एक्सटर्नल और इंटरनल पार्ट्स को हम क्या किए, अभी तो एक्सटर्नल पार्ट आपको अलग लिखा है, उसके बाद इंटरनल पार्ट अलग लिखाए थे, अब दोनों को मिक्स कर दिए। तो मिक्स करके पढ़ते हैं, क्योंकि मिक्स करके पढ़ने से हम लोग एक एक पॉइंट को जो है डील करेंगे, और एक एक पॉइंट को डील करने के बाद फिर इसका आपको बताएंगे। तो इसका जो है टोटल को मिक्स किए, जब एक्सटर्नल पार्ट को और इंटरनल पार्ट को मिक्स किए, तो देखिए स्क्रोटम, इसका जो पार्ट होगा स्क्रोटम को स्क्रोटल सेक भी कहते हैं, स्क्रोटम या स्क्रोटल सेक। स्पेलिंग हो जाएगा आपका SCROTUM, स्पेल क्या हो जाएगा SCROTUM। स्क्रोटल सेक का स्पेल हो जाएगा SCROTALSAC। तो स्क्रोटम या स्क्रोटल सेक पहला इसका पार्ट है, एपिडायडेमिस सेकेंड पार्ट है, क्या बोलेंगे, एपिडायडेमिस, एक साथ बोलेंगे आप लोग, एपिडायडेमिस। इसका सेकेंड पार्ट का नाम है वास डिफरेंस, इसका थर्ड पार्ट का नाम है वास डिफरेंस। पेनिस जो बताया हम आपको फोर्थ पार्ट में, पेनिस आपको सबको होगा कहने के लिए, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगा, पेनिस। और उसके बाद आपको बताया हम आपका सेमिनल वेसिकल्स इसमें होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, और कॉर्पस ग्लैंड होता है। वैसे होता तो कुछ और भी, होता तो कुछ ज्यादा ही है और भी है, लेकिन जो मेन है वो सब हम आपको
यहाँ पे लिखा दिए हैं और एक एक करके पॉइंट डील भी करेंगे। जैसे फर्स्ट पॉइंट आपका स्क्रोटम है या स्क्रोटल सेक है तो इसको बताएंगे। सेकेंड में इपिडाइडिमिस बताएंगे, वास डिफरेंस बताएंगे, पेनिस बताएंगे, सेमिनल वेसिकल्स बताएंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड बताएंगे, कॉर्पस ग्लैंड बताएंगे और इस तरह से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप लोगों का समाप्त हो जाएगा। ये जो है आपको कंटिन्यू क्लास में चलेगा, आज की क्लास में तो चलेगा ही चलेगा और कल के भी क्लास में चलेगा। यानी उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो ऑनलाइन मुझसे पढ़ते हैं, आज का वीडियो उनके लिए इंपॉर्टेंट है ही और जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा आप लोगों को वो भी प्रोवाइड करवाऊंगा, वो वीडियो भी आप लोग देख लीजिएगा, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए एक बार देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एक्सटर्नल और इंटरनल पार्ट में क्या क्या होगा। पहला का नाम आपका स्क्रोटम या स्क्रोटल सेक, स्क्रोटम या स्क्रोटल सेक। सेकेंड का नाम इपिडाइडिमिस, सेकेंड का नाम इपिडाइडिमिस। उसके बाद वास डिफरेंस, उसके बाद क्या हो जाएगा वास डिफरेंस। फोर्थ में पेनिस, उसके बाद सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉर्पस ग्लैंड। देखिए बायोलॉजी में अधिकांश चीज तो आपको वैसे भी याद हो जाता है यहाँ पे क्लासरूम में, लेकिन कुछ कुछ ही ऐसा चीज है जिसको आपको थोड़ा सा, इसके लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। स्क्रोटम क्या होता है, स्क्रोटल सेक, इसको बोलना पड़ेगा, एटलीस्ट आपको घर पे याद करना पड़ेगा विथ इस पे, तब तो याद होगा ना। इसके लिए कोई जो है ना आपको रॉकेट साइंस नहीं है कि क्लास में ही हम आपको कोई ये एग्जांपल देके कि याद करवा दें। इसके लिए खुद आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, बाकी तो क्लासरूम में ही मैं याद करवा देता हूँ आपको। अब देखिए स्क्रोटम या स्क्रोटल सेक का फंक्शन हम आपको क्लासरूम में याद करवा देते हैं, ठीक है ना। ये क्या होता है, ये बैग लाइक होता है, कल भी बताए थे हम, आज भी बताए। स्क्रोटम या स्क्रोटल सेक कैसा होता है, बैग लाइक होता है, यानी कि बैग के समान होता है, थैला के समान होता है। तो हम लिखा है आपको कि यह बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है स्क्रोटम स्क्रोटल सेक, जो मेल बॉडी के एब्डोमिनल कैविटी के बाहर स्थित होता है। अब आप पूछोगे कि एब्डोमिनल कैविटी क्या हुआ सर, एब्डोमिनल कैविटी मतलब उदर गुहा, कैविटी मतलब गुहा, एब्डोमिनल मतलब उदर, उदर मतलब पेट, पेट का जो गुहा होता है, उदर का जो गुहा होता है एब्डोमिनल कैविटी, तो उदर गुहा के बाहर ये स्थित होता है। कौन स्थित होता है, स्क्रोटम या स्क्रोटल सेक स्थित होता है। ये होता क्या है, तो आगे देखिए, इसके स्किन का कलर डीप ब्लैक होता है। मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि स्किन का कलर डीप ब्लैक क्यों होता है, तो इसका आंसर बस एक ही है, क्योंकि यहाँ पे मेलानिन नाम का पिगमेंट जो है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है। आपको पता होना चाहिए, बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मेलानिन ही एक ऐसा पिगमेंट है जो किसी भी पर्सन को, किसी भी व्यक्ति को या किसी भी ह्यूमन में बॉडी के कलर को इंडिकेट करता है। उसी के कारण बॉडी का कलर जो है पता चलता है कि बॉडी का कलर होगा कैसा। यदि किसी व्यक्ति में मेलानिन पिगमेंट अधिक पाया जाएगा, बहुत अधिक पाया जाएगा, तो वो काला होगा, ठीक है। अगर थोड़ा सा कम पाया गया तो वो श्यामला होगा, और अगर मेलानिन पिगमेंट थोड़ा और भी ज्यादा कम पाया जाएगा, बहुत कम पाया जाएगा तो वो गोरा होगा, और बहुत कम पाया जाएगा तो वो मिल्की व्हाइट होगा। तो मेलानिन डिपेंड करता है, अगर मेलानिन ज्यादा तो व्यक्ति कैसा, ब्लैक, अगर बहुत ज्यादा तो व्यक्ति इतना ब्लैक की तावा के जैसा काला, ठीक है। उसके बाद अगर उससे कम तो श्यामला, अगर मेलानिन उससे कम तो व्हाइट, और बहुत कम तो मिल्की व्हाइट। तो जो मिल्की व्हाइट होते हैं मेलानिन पिगमेंट उसमें बहुत कम होता है, तो वहां पे प्लस पॉइंट भी है माइनस पॉइंट भी है। अगर मेलानिन पिगमेंट कम है, मिल्की व्हाइट है कोई व्यक्ति, तो उसको उस बॉडी सन से आने वाला अल्ट्रावायलेट रेज से उसको हार्म होगा। सन का आने वाला अल्ट्रावायलेट रेज जो है अगर उसके स्किन पे जाता है तो स्किन जो है आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है उस अल्ट्रावायलेट रेज को, और बॉडी में कैंसर जैसी समस्या होने की खतरा होती है। लेकिन अगर मेलानिन पिगमेंट किसी का बहुत ज्यादा है, कोई भैंस के जैसा काला है, तो उसको जो है सन के यूवी रेज से उतना ज्यादा हानि नहीं है। बट आप लोग टेंशन मत कीजिए, क्योंकि सन का जो आने वाला यूवी रेज होता है, अभी तो इन्वायरमेंट में हम लोगों का अभी तक जो है वो हम लोगों के लिए ज्यादा सुरक्षित है, मतलब ज्यादा हानिकारक नहीं है। लेकिन अगर इसी तरह से पॉल्यूशन, जैसे अभी पॉल्यूशन फैल रहा है, साउंड पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, ये सब पॉल्यूशन हो रहा है, और जैसे जैसे पॉपुलेशन का विस्फोट हो रहा है, यानी जनसंख्या में वृद्धि होगी, तो आने वाले टाइम में ओजोन लेयर पतला हो जाएगा। पता चलेगा सन का यूवी रेज डायरेक्ट आया और सबसे पहले यूवी रेज उसको हानि पहुंचाएगा, उस व्यक्ति को, वैसे तो सबको पहुंचाएगा लेकिन उस व्यक्ति को ज्यादा हानि पहुंचाएगा जिसमें मेलानिन पिगमेंट कम पाया जाता है। तो आपने अभी जाना कि मेलानिन पिगमेंट के कारण ही किसी व्यक्ति का कलर इंडिकेट किया जाता है, कलर इंडिकेट होता है, कलर डिसाइड होता है, ठीक है। तो यह जो होता है आपको, जो स्क्रोटम या स्क्रोटल सेक होता है, उसके स्किन का कलर डीप ब्लैक, डीप होता है, उसका कलर डीप होता है क्योंकि यहाँ पे मेलानिन पिगमेंट
ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। और ये जो स्क्रोटम या स्क्रोटल सेक है, ये 2 चैम्बर्स में डिवाइड होता है। 2 चैम्बर्स को आप सेक भी कह सकते हो, SAC सैक, ठीक है। तो ये 2 सैक में डिवाइड होता है। प्रत्येक सैक के अंदर क्या पाया जाएगा, टेस्टिस पाया जाएगा। टेस्टिस का कलर जो होता है ना, वो पिंक होता है, गुलाबी होता है। ह्यूमन के बॉडी में जो पाया जाने वाला टेस्टिस होता है मेल में, उसका कलर कैसा होता है, पिंक होता है। लेकिन ये टेस्टिस जिससे कवर्ड होता है उसी को स्क्रोटम या स्क्रोटल सेक कहते हैं। आप समझ में आया, स्क्रोटम या स्क्रोटल सेक क्या, टेस्टिस जिससे कवर्ड है, चारों बगल से ढका हुआ तो होगा ना कि मोटा चमड़ा से, इसी को कहेंगे हम लोग क्या, स्क्रोटम या स्क्रोटल सेक कहेंगे। तो स्क्रोटम या स्क्रोटल सेक आपको 2 चैम्बर्स में, यानी कि टेस्टिस की संख्या कितनी, 2, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड। तो राइट साइड और लेफ्ट साइड वाला टेस्टिस 2 चैम्बर्स में डिवाइड होता है। ये दोनों चैम्बर्स, दोनों सेक जो होता है आपको कहलाता है क्या चीज, ये कहता है स्क्रोटम या स्क्रोटल सेक कहलाता है। और स्क्रोटम या स्क्रोटल सेक में के अंदर टेस्टिस पाया जाता है, जिसका कलर कैसा होता है, पिंक होता है। ये मत समझिएगा टेस्टिस आप लोग देख रहे हैं। आप लोग अगर किसी मेल का देखते होंगे बाहर वाला स्ट्रक्चर, या कोई देखेगा तो उसका क्या देखेगा, उसका देखेगा वो स्क्रोटम या स्क्रोटल सेक देखेगा। अगर टेस्टिस देखना है तो स्क्रोटम स्क्रोटल सेक को लीजिए, ब्लेड से काट दीजिए, आराम से देखते हुए ये टेस्टिस पता चलेगा, खूब अच्छे से देख लिए। उसको जो हॉस्पिटल में बहुत भेज दीजिएगा टेस्टिस देखने के चक्कर में, तो ऐसा मत कीजिएगा। टेस्टिस जो होता है वो उसके स्क्रोटम या स्क्रोटल सेक के अंदर होता है। और इसके इस स्क्रोटम या स्क्रोटल सेक पे एक टिश्यू पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, इस पे टिश्यू फ्लूइड पाया जाता है। यहाँ पे क्या पाया जाता है, टिश्यू फ्लूइड। और इस टिश्यू फ्लूइड का नाम आप लोग पहले से भी जानते होंगे, इस टिश्यू फ्लूइड का नाम होता है हाइड्रोसिल। कहते हैं ना उसे हाइड्रोसिल की बीमारी हो गई। एक्चुअली हाइड्रोसिल तो प्रत्येक मेल में होता है, लेकिन वो हाइड्रोसिल है क्या, वो एक फ्लूइड है, एक लिक्विड है, जो कहाँ पाया जाता है, स्क्रोटम सेक में पाया जाता है, ठीक है ना। जो स्क्रोटम सेक में पाया जाता है, स्क्रोटल सेक में पाया जाता है, स्क्रोटम या स्क्रोटल सेक में पाया जाता है वो हाइड्रोसिल। लेकिन जिसमें हाइड्रोसिल, ये टिश्यू फ्लूइड जो है हाइड्रोसिल वो बढ़ गया तो उसको हाइड्रोसिल हो जाता है। फिर उसका एक ही इलाज होता है कि उसको ऑपरेशन कीजिए और वहां से हाइड्रोसिल जो होता है वो सक करके निकाल दिया जाता है। डॉक्टर एक छोटा सा ऑपरेशन करता है और निकाल दिया जाता है। ये अभी बातें चल रही थी हम लोगों की मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, जिसका डायग्राम हम बता दिए हैं। डायग्राम के बारे में कल भी हम वीडियो में बताएंगे, आज ही थोड़ा सा समझ लीजिए। ये दोनों आपका टेस्टिकल्स है, ये अलग अलग अगर कहेंगे तो टेस्टिकल्स कहेंगे, एक साथ कहेंगे तो टेस्टिस कहेंगे। जहां से यूरिन पास होता है उसी के नाम पे इसका नाम पे यूरेथ्रल ओपनिंग। ओपनिंग मतलब क्या, खुलने वाला, ऐसा जगह जहां से यूरिन पास हो और सीमेन भी पास हो, इसको यूरेथ्रल ओपनिंग कहते हैं। और उसके बाद एक जो होता है मांसल स्ट्रक्चर होता है लंबा, उसको पेनिस कहते हैं। उसके बाद पेनिस के आगे जो आपका जहाँ से यूरिन पास होता है वो आखिर किसी न किसी नली से पास होगा ना, तो इस नली का नाम होता है यूरेथ्रा। इसके बाद आपका आ जाता है कि जो पेनिस होता है इसमें कौन सा टिश्यू होता है, तो इसमें एक्टाइल टिश्यू होता है। अब एक्टाइल टिश्यू के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए आप लोग। एक्टाइल टिश्यू से नाम से ही काम स्पष्ट है। एक्टाइल मतलब क्या, एक्टाइल मतलब आपको कि ये आपको एक्ट कर देने वाला, एक्ट कर देने वाला मतलब क्या, उसको खड़ा कर देने वाला। तो पेनिस को कभी कभी पेनिस में ब्लड का सर्कुलेशन ज्यादा हो जाता है तो पेनिस जो होता है अपने साइज में बड़ा हो जाता है और लंबा हो जाता है, बिकॉज ऑफ एक्टाइल टिश्यू के कारण, ठीक है ना। पेनिस अपने साइज में बड़ा और लंबा तब होता है जब वो उसमें एक्टाइल टिश्यू पाया जाता है। अगर ये टिश्यू निकाल दिया जाए ना तो पेनिस कोई काम का ही नहीं है। तो पेनिस जो होता है ना कभी भी वो आपको यूज नहीं हो, मतलब वर्क नहीं कर पाएगा। तो ये एक्टाइल टिश्यू के कारण ही जो होता है, जब इसमें ब्लड का सर्कुलेशन ज्यादा होगा तभी यह जो होता है एक्टिव होता है। उसके बाद आपको बताएं हम आपको बुल्बुथेरल ग्लैंड इसको बताएं। इसके बाद आगे जो है प्रोस्टेट ग्लैंड, एक एक करके हम बताएंगे आपको। आगे जो लिखा है ना ये सब इसमें आएगा आपको। प्रोस्टेट ग्लैंड पढ़ने के लिए, सेमिनल वेसिकल्स पढ़ने के लिए, यूरेथ्रा जहाँ पे क्या जमा होता है, यूरेथ्रा आपको ये हो गया, और यूरिनरी ब्लड जहाँ पे यूरिन जमा होता है ये बताएंगे। फिर आपका ये डक्टस डिफरेंशियस बताएंगे, एपिडाइडिमिस बताएंगे कि एपिडाइडिमिस क्या होता है। ये सभी बातें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो इस क्लास को आप इजी वे में मत लीजिएगा, क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पिछले बार पूछ चुका था एग्जाम में, और इस बार जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विथ डायग्राम इसका प्रैक्टिस कीजिएगा। अब दिमाग में एक क्वेश्चन आप लोगों के आता होगा कि जो ये टेस्टिस होता है ये बॉडी के बाहर ही क्यों स्थित होता है, बॉडी के अंदर क्यों स्थित नहीं होता है। तो इसके पीछे बस एक छोटा सा रीजन है,
बॉडी के बाहर स्थित क्यों होता है? क्योंकि आप सब जानते होंगे कि टेस्टिस में क्या बनता है। आप लोग बताओ तो मुझे, टेस्टिस में क्या बनता है? स्पर्म बनता है। क्या बनता है टेस्टिस में? स्पर्म। स्पर्म को हिंदी में क्या कहते हैं? शुक्राणु। ये टेस्टिस में बनता है। तो टेस्टिस में स्पर्म बना और स्पर्म को जीवित, चूंकि ये स्पर्म भी एक लिविंग सेल है, सजीव कोशिका है, तो इसको जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? इसको जीवित रहने के लिए टेम्परेचर चाहिए। तो बॉडी के टेम्परेचर से, बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है ना, उसके टेम्परेचर से लगभग अप्रोक्स, हम लिख देते हैं यहाँ पे APIOX, अप्रोक्स 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर जो है होना चाहिए स्पर्म को जीवित रहने के लिए। और 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर तभी रहेगा जब वो चीज जो है बॉडी से बाहर हो। अगर बॉडी के अंदर होता तब तो बॉडी का टेम्परेचर वो ले लेता, और बॉडी का टेम्परेचर ले लेता तो स्पर्म कभी भी जीवित नहीं होता। इसीलिए स्पर्म को जीवित रखने के लिए टेस्टिस जो होता है, टेस्टिस को बॉडी के बाहर रहना होता है। बॉडी के बाहर इसको जो एडजस्टमेंट होता है, ये पहले से गॉड गिफ्टेड है कि वो बॉडी से बाहर है, और बॉडी से बाहर है तो वो लगभग बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहता है, यानी ठंडा रहता है, जिसके कारण स्पर्म जो है अच्छे से बनता है, एक्टिव रहता है, और वो मैच्योर होता है यहाँ पे टेस्टिस में। तो अगर आपको ये क्वेश्चन पूछे कि व्हाई ह्यूमन टेस्टिस आर एक्सटर्नल ऑब्डोमिनल, तो आपको बताना है कि हिंदी वाइज का कि वैसन जो होता है वो पेट के बाहर ही क्यों स्थित होता है, एक्स्ट्रा ऑब्डोमिनल क्यों होता है। तो एक्स्ट्रा ऑब्डोमिनल टेस्टिस इसीलिए होता है क्योंकि टेस्टिस में स्पर्म का निर्माण होता है, और स्पर्म के लिए आइडियल टेम्परेचर जो चाहिए, उसका आइडियल टेम्परेचर चाहिए बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम। अब कहीं कहीं बुक में लिखता है 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस कम, कहीं बुक में लिखता है 1.5 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम। तो आप लोग सीधा जान लो कि 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए। तो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर होगा तो टेस्टिस में स्पर्म अच्छे से बनेगा, अच्छे से जो है जीवित रहेगा, और मैच्योर होगा। मैच्योर होने के बाद ही स्पर्म जो है सीमेन के रूप में बाहर निकलता है। तो ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हाफ क्लास है आज का, और ये वीडियो जो आपको कल भी होगा, ये क्लासेस कल भी होगा। सो कल का क्लास कोई भी मिस नहीं करेंगे, अदरवाइज आपको आधा समझ में आ गया फिर आधा समझ में नहीं आएगा। जैसे अभी आपको स्कर्टम या स्कर्टल से जब तक नहीं समझे थे बहुत हैवी लगता होगा, लेकिन अब जब समझ गए तो क्या, अब तो बहुत आसान लगता होगा आपको कि ये क्या होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, कहाँ पे स्थित होता है स्कर्टम या स्कर्टल से, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर स्थित होता है। इसका कलर कैसा होता है? डीप होता है। इसका कलर क्यों डीप होता है? क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया कि इसका कलर डीप होता है बिकॉज इसमें मेलानिन पिगमेंट कम पाया जाता है कि ज्यादा कम पाया जाता है। मेलानिन पिगमेंट अधिक पाया जाएगा तो कलर कैसा होगा? ब्लैक होगा, डीप होगा, डीप ब्लैक होगा। ठीक है, तो इसमें मेलानिन पिगमेंट अधिक पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे स्कर्टम या स्कर्टल सेक में, और ये स्कर्टम स्कर्टल सेक 2 चैम्बर्स में डिवाइड होता है। प्रत्येक जो होता है वो प्रत्येक सेक कह लीजिए या चैम्बर कह लीजिए, उसके अंदर टेस्टिस होता है। टेस्टिस का कलर कैसा? पिंक होता है। और इसमें स्कर्टम या स्कर्टल सेक में एक टिश्यू फ्लूइड होता है। टिश्यू फ्लूइड मतलब क्या? उत्तक द्रव। टिश्यू फ्लूइड मतलब उत्तक द्रव होता है, और उस उत्तक द्रव का नाम होता है हाइड्रोसिल। हाइड्रोसिल का स्पेलिंग जो है याद कर लीजिएगा, HYDROCELE, हाइड्रोसिल। ठीक है, और जिस व्यक्ति में ये टिश्यू फ्लूइड ज्यादा बढ़ जाता है जिसके टेस्टिस में, तो उसको हाइड्रोसिल नाम की बीमारी हो जाती है। तो आज का क्लास होता है ओवर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मैं हूँ